हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम नागरिक शास्त्र में पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लालगंज गांव, जिसका प्यारा सा सुंदर सा दृश्य इस पिक्चर में दर्शाया गया है और वहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है और गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने उस विद्यालय में जा रहे हैं, जहां पर कालू और रफीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवा कर लौट रहे थे। तो रास्ते में उन्हें कौन मिला? गीता मिली, जो अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई? तभी गीता कहती है, कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करता है। तभी रफीक ने कहा, गीता बहन, हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन गांव में विद्यालय खुल जाने से हमें बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजना चाहिए। कालू कहता है, हाँ गीता बहन, हमें बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर लेन देन का हिसाब समझ सकें और चिट्ठी पत्री वगैरह पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप भी अपने अगल बगल देखे होंगे, जो कुछ बच्चे ऐसे पास पड़ोस में ऐसे मिल जाते हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। आप ऐसा देखेंगे तो आप उनके बारे में पता करें और उन्हें भी समझाने की कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। मनुष्य जो है वह समुदाय में रहता है और कई परिवारों को मिलकर एक समुदाय बनता है, और यह समुदाय चाहे गांव हो या नगर। अब हम देखेंगे यहाँ पर गांव में उनके रहन सहन के बारे में देखेंगे। अपने देश भारत जो है, यहाँ पे जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। और इनका मुख्य कार्य जो है वह खेती, पशुपालन व छोटे छोटे काम धंधे करना है। गांव के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। अपने प्रदेश में जो है वह किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसलें उगाता है। पहला जो है वह रबी और दूसरा खरीफ। रबी फसल, जैसा कि आप जानते हो, जिसको गेहूं, और खरीफ में क्या आता है? चावल। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं बाजार से खरीदता है। उनकी कृषि का आधार क्या है? सिंचाई है, जो मुख्यतः वर्षा, तालाबों, नलकूपों या नहरों इत्यादि द्वारा की जाती है। लेकिन अब की जो स्थिति है गांव में, वहाँ पर तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में वो बीज जो है वह उन्नतशील खाद एवं आधुनिक कृषि का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए जहां पहले हल और बैल इस्तेमाल होते थे, अब उनके स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं और घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल आदि हेतु सुविधाएं पहुंच रही है और गांव के लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति और भी जागरूक हो रहे हैं। वे उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए शहर जाने लगे हैं। यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने व अपना सामान दूर दराज के स्थानों तक भेजने में आसानी हो रही है और वे अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर ही दूर कर रहे हैं। आज दूर दराज के गांवों को भी बिजली, पानी आदि सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य व उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है और गांव में भी अब सड़क और रेल मार्गों द्वारा उनको शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया जो वह निरंतर चल रही है। स्थान स्थान में गांव में बैंक खोले जा रहे हैं, जहां पर किसानों को मामूली ब्याज पर ऋण मिल जाती है। इसके अतिरिक्त
ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि स्थानीय स्वशासन जो है उसका मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ क्या होता है? अपना शासन। गांव में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जिन्हें दूर करने के लिए गांव के लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत होती है। गांव में तालाब, कुआं, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप आदि ये सभी सुविधाएं भी सभी के काम आती है और इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। और इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। पंचायत व्यवस्था जो वह 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला जो होता है वह ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा कौन सा होता है? जिला पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है वह कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अर्थात एक ग्राम पंचायत जो वह अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम करती है। जैसा कि यहाँ पर एक मानचित्र जो बनाया गया है वह गांव लालगंज की है। यहाँ पर प्रॉपर डाकघर, सड़क खड़ंजे, तालाब, खेत का मैदान, चिकित्सा केंद्र, पुलिस चौकी, हैंडपंप आदि अन्य जो है सुविधाएं जो है वह बहुत अच्छी से भली भांति हैं। और यह जो गांव है लालगंज, यहाँ पर कितनी बस्तियां हैं? 8 बस्तियां हैं और गांव में सभी सुविधाएं जो हमने देखा वो वहाँ पर है। गांव के लोग स्थानीय समस्याओं को पंचायत में ही सुलझा लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि लालगंज जो है वहाँ की एक बस्ती में लोगों के घरों का गंदा पानी बहकर सड़क पर जमा हो रहा है और नाली में लोग जो घरों का कूड़ा डालते हैं जिसके कारण यहाँ पर कीचड़ बना रहता है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं आए दिन गांव में होती रहती है। इसको सुलझाने के लिए पंचायत स्तर से ही उनका निवारण कर दिया जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो कंचन है और उसका भाई विपिन रोज शाम को बाग में अपने बाबा जी के साथ टहलने जाते हैं। तभी ये बाबा जी कहते हैं कि कंचन, मैं आज शाम को बाग में टहलने नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मुझे ग्राम पंचायत की बैठक में जाना है। तभी कंचन पूछती है, ग्राम पंचायत क्या होता है? क्या यह आपका दफ्तर है? तभी बाबा कहते हैं, नहीं, यह दफ्तर नहीं है, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता, मैं गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना गया हूँ। तभी कंचन कहती है, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य है वह व्यक्ति उसी गांव का निवासी होना चाहिए और भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसकी उम्र जो है वह 21 वर्ष की होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो और ना ही किसी न्यायालय द्वारा उसे कोई सजा मिली हो। इसके अलावा स्त्री पुरुष 18 वर्ष के जो है वह मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनाव करते हैं और पंचायत के सदस्यों की संख्या जो होती है वह 9 से 15 तक हो सकती है, जो कि ग्राम सभा की कुल जनसंख्या पर आधारित होती है। अब हम यहाँ देखेंगे ग्राम पंचायत का महत्व। तो ग्राम पंचायत जो है वह गांव के लोगों के स्थानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, जिससे उनके समय पर संपत्ति संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए
अपनी समितियों का गठन करती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे ग्राम प्रधान, इनका क्या क्या दायित्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए बताया कि तुम्हारी कक्षा में जिस तरह एक मॉनिटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्राम प्रधान जो है वह मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत समितियों के सदस्यों में से एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान जो होता है वह उस सारे दायित्व को संभालता है और ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं। गांव की जनता सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं और इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वह पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं ग्राम प्रधान और दूसरे जो होते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो होते हैं वो होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको सेक्रेटरी कहा जाता है, ग्राम विकास अधिकारी जिसको वीडियो कहा जाता है, लेखपाल और बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री BHW। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है और उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता के द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें कराता है। सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण भी लिखता है। तभी विकिन पूछता है कि वहाँ पर पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि विपिन, सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान क्या होता है? जो सरकार जो हेल्प करती हैं गांव के समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे अनुदान कहते हैं। उसमें कुछ पैसे मिलते हैं और इसके अलावा हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर कर वसूला जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे पर दी जाती है। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। तभी विपिन पूछता है कि ग्राम पंचायत का कार्य क्या है। तो यहाँ पर कुछ जो ग्राम पंचायत की जो कार्य यह चित्र द्वारा भी प्रदर्शित की गई है, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था करना, गलियों में शिक्षा और साफ सफाई पर ध्यान देना और पेयजल का वहाँ पे सुविधा कराना। तभी बाबा बताते हैं कि पंचायत की जिम्मेदारी जो होती है वह गांव की दशा सुधारने में होती है। ग्राम पंचायत यह देखती है गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजे बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि आदि की व्यवस्था कराना, जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वह किसकी होती है? ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों को चिन्हित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण भी अपने बैठकों में करती है। जैसे कि गांव में सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य भी ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है और वह वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है और इसी बैठक में ग्राम पंचायत
यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। तो इस तरह से हमने आज जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें हमने ये देखा जो गांव में किस तरह से ग्राम प्रधान जो है अपने गांव में आ रही परेशानियों का निवारण करते हैं और किस प्रकार ग्राम पंचायत जो है वह वहाँ की देखभाल करते हैं और कुछ योजनाएं भी वहाँ पर गांव में चलाई जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि हम देखते भी हैं कि गांव के जो सड़कें हैं वह अब सड़क पक्की हो रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें वहाँ के गांव में जो बेरोजगार लोग हैं उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक नई स्कीम है जिसको मनरेगा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था और इसके तहत शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच को खत्म करना, इस पर जागरूकता करने के लिए यह मिशन बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार एक जनपद और एक उत्पाद योजना ओडोप, ये भी बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना 2018 में बनाई गई है। और इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कला कौशल, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन करना है। चलिए, आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ मिलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई हो अच्छे से, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए हम बाद में मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।